नमस्कार दोस्तों, जैन निगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के बारे में। उत्तराखंड प्रवक्ता के दोस्तों जल्द ही पोस्ट निकलने वाली है। यूकेपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में ऑलरेडी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम की डेट को शेड्यूल कर दिया है। अप्रैल 2025 में आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब जल्द ही आपको उत्तराखंड लेक्चरर की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के भी पद आएंगे। अब इस एग्जाम की दोस्तों किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि पहली बार इस एग्जाम को देंगे, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियसली इस एग्जाम को दे चुके हैं। कुछ उन्होंने गलतियां करी थी जिस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। अन्य एग्जाम में भी उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, और पिछली वाली जो गलती है उसको इस बार नहीं दोहराना है। तो आज हम दोस्तों इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, किस तरह से इसकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो परीक्षा है वो आपकी 2 चरणों में दोस्तों होने वाली है, कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं है। तो इसके लिए अलग सी रणनीति बनानी पड़ती है, और किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे इसको दोस्तों हम आज डिटेल में बताएंगे। इसके सिलेबस को पहले डिटेल में समझेंगे, इसके परीक्षा पैटर्न को समझेंगे, और फिर रणनीति पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी पर आधारित होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के परीक्षा पैटर्न के बारे में। इसके सिलेबस को दोस्तों पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि इसका जो परीक्षा पैटर्न क्या है दोस्तों। इसका परीक्षा पैटर्न आपका 2 चरणों में दोस्तों रहने वाला है। पहले चरण में दोस्तों आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों होगी, जिसको आपने ध्यान में रखना है। ये स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों आपकी अप्रैल 2025 में दोस्तों प्रस्तावित करी गई है, यानी कि आपके पास यहाँ से 6 माह का समय है। उसके बाद फिर दोस्तों जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई कर देंगे, देन उसके बाद दोस्तों आपकी एक मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, जिसको ध्यान रखना है। और जैसा कि इसका नाम है मुख्य परीक्षा, तो यही दोस्तों सबसे मुख्य है। मुख्य इन द सेंस क्योंकि इसी के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यही अंक आपके फाइनल मेरिट में कंसिडर किए जाएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा ये है कि आपको इसको पास करके नेक्स्ट स्टेप में पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपका प्राइमरी स्टेप है। फिर उसके बाद दोस्तों ये आपका मेन स्टेप दोस्तों आ जाता है, जिसको आपने देखना होगा, ठीक है। अब लोगों के ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं कि इसको किस तरह से किया जाए, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, पहले आपने इसके पूरे पैटर्न को दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पर आपसे क्या चीज़ें पूछी जानी है। अभी दोस्तों सिलेबस यही है, अभी अपलोड किया गया है यूकेपीएससी के द्वारा। इसमें कोई परिवर्तन फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों होनी तय है। हालांकि आयोग की नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग एग्जाम तभी करवाया जाएगा जब अधिक फॉर्म आते हैं, ठीक है ना, यानी कि सामान्य से ज़्यादा अगर फॉर्म आते हैं, नहीं तो केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। स्क्रीनिंग परीक्षा पहले से फिक्स नहीं होती है, लेकिन आपको पता है भाई उत्तराखंड में बेरोजगारी इतनी है, उत्तराखंड प्रवक्ता का फॉर्म आएगा तो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, बहुत सारे लोग भरेंगे। तो स्क्रीनिंग परीक्षा तो होनी है, वरना जनरली केवल मुख्य परीक्षा के लिए ही विज्ञप्ति आती है। फिर स्क्रीनिंग परीक्षा तब ली जाती है अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हों तो स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस क्या क्या है ये देख लीजिए। स्क्रीनिंग परीक्षा क्या है कि यहाँ पर आपसे शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 150, अधिकतम अंक मिलेंगे 150। समय अवधि 2 घंटे की रहने वाली है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जो स्क्रीनिंग परीक्षा है दोस्तों आपकी 5 खंडों में रहेगी। खंड 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। खंड 2 में आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। खंड 3 में उत्तराखंड जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। फिर खंड 4 में सामान्य बुद्धि परीक्षण है, और फिर खंड 5 में सामान्य हिंदी आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके 5 खंड हैं, और इस तरह से दोस्तों आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम प्रीवियस मेरिट की दोस्तों हम बात करें, प्रीवियस कट ऑफ की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर 95 प्लस कट ऑफ गई थी केवल और केवल मैथ्स स्टूडेंट की। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 150 में से दोस्तों आपको 95, आप मान के चलिए 100 मार्क्स दोस्तों यहाँ पर लाने पड़ेंगे अगर आपको नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचना है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसको एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जो आपका खंड 4 है वो है दोस्तों आपकी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, सामान्य बुद्धि परीक्षण। इस पर थोड़ा मैथ्स के स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं, जिस कारण से थोड़ा मेरिट में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी ओवरऑल नहीं बनेगी, केवल मैथ्स के स्टूडेंट की ही मेरिट बनती है।
उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका नेक्स्ट चरण पे आप पहुंचते हैं। तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर से थोड़ा सा जो मेरिट है वो बढ़ जाती है। तो पिछले बार यही कारण रहा था शायद कि जो ज़्यादा आपकी मेरिट गई थी, है ना। और फिर उसके बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करनी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो स्क्रीनिंग परीक्षा में आपको तकरीबन 95 प्लस 96, 97, 98 आप मान के चलिए कि आपको 95 प्लस तो लाने ही लाने पड़ेंगे अगर आपको नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों पहुंचना है, जो कि है मेंस एग्जाम। ठीक है, इस पर पहुंचना है। तो आपको स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी तो अभी से ही दोस्तों आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब इसके जरा सा मेंस के सिलेबस के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। स्क्रीनिंग का हमने सिलेबस देख दिया, उसके बाद हम मेंस देख लेते हैं जरा। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। प्रवक्ता गणित का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा वो कैसा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर भी आपका रिटन टेस्ट होगा, लेकिन सारे जो प्रश्न होंगे वो MCQ होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दोस्तों 200 रहने वाली है, अधिकतम अंक भी 200 रहेंगे और समय अवधि 3 घंटे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 अंक का दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। मूल्यांकन के लिए ऋणात्मक पद्धति यहाँ पर प्रयुक्त होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पर आने वाला है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। ये है मैथमेटिक्स का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि आपका 200 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है। थोड़ा सा पहले सिलेबस के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, तो आपकी ये कुल मिलाकर दोस्तों आपकी 6 यूनिट्स पर दोस्तों आपका डिवाइडेड है। अब 6 यूनिट्स के अंदर अंदर दोस्तों आपके डिफरेंट चैप्टर दोस्तों हम मान सकते हैं। वैसे बेसिकली एक चैप्टर के अंदर 2-2 चैप्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला दोस्तों है सेट थ्योरी। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट थ्योरी है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, आप देख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट, यहाँ तक दोस्तों आपका पूरा सेट थ्योरी है, जो कि बेसिकली हम इंटर पे पढ़ते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ग्रुप्स, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कैले थ्योरम तक दोस्तों अगर देखा जाए रिंग थ्योरी तक ही पूरा जा रहा है। तो ये आपका ग्रेजुएट लेवल का है। तो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों इसमें मिक्स है। इसके बाद रिलेशन फंक्शन भी देख सकते हैं, तो रिलेशन फंक्शन है। इसके बाद फिर दोस्तों ये लास्ट तक पूरा आपका 12th तक लेवल ही ये जाता है। तो रिलेशन फंक्शन देख सकते हैं। यूनिट 1 के अंदर सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन है। इसके यूनिट 2 की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन है। हालांकि मैथमेटिकल इंडक्शन केवल देखा जाए तो केवल ये फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक 12th लेवल का टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, पूरा है। ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आप कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस ज़्यादा है और थोड़ा सा पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन का, और ये 12th लेवल ही साफ साफ है। जैसे लीनियर इनक्वालिटी की दोस्तों बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका लीनियर इनक्वालिटी है। ये भी आपका 12th लेवल बेस है, मतलब कि इंटरमीडिएट है। 11th 12th में दोस्तों बचे हुए। ठीक है, मैं 12th कह रहा हूँ तो इसका मतलब खाली 12th में नहीं है, 11th 12th आप दोनों मान के चलो। ठीक है, इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं सिंपल एप्लीकेशन। फिर इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम अलग से आता है वैसे, हालांकि बेस्ड वो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड होता है, लेकिन सिंपल सी बात है बाइनोमियल थ्योरम आपका है चैप्टर, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट बेस। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज भी दोस्तों आप देख सकते हैं। तो इसमें आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसके बाद सभी आपको दिख रहा है यहाँ पर। एंड जनरल टर्म ये निकालना, तो ये सभी आपका दिख रहा है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब आपको दिख रहा है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी आपका पूरा। तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसमें आपके 4 कुल मिला के चैप्टर है। ठीक, इसके बाद फिर दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 3 आती है, जिसमें आपकी 2D एंड 3D आपको देखने को मिलेंगी। तो 2D में भी दोस्तों अगर आप देखें तो आपको सभी जो आपके 12th लेवल के टॉपिक्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, वो सब आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद दोस्तों सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन, जो कि आपके बिल्कुल 12th लेवल के टॉपिक्स हैं। फिर इसमें आपका एलिप्स, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर 3D आएगी। 3D में भी दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई ना, कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन है, वो सभी आता है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन, को प्लेनर लाइन एंड स्क्यूड लाइन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्क्यूड लाइन, से सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो प्लेन है, लाइन है, मतलब बेसिकली आपका क्या है, लाइन इन स्पेस, प्लेन, है ना, ये सभी देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका 12th लेवल है। इसमें फिर आपका जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है या कोन है, फिर ये ग्रेजुएट लेवल के, वो इसमें नहीं है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं वेक्टर एनालिसिस है। तो वेक्टर एनालिसिस में भी दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर दिखेगा, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा आपका इंटरमीडिएट बेस है। साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर स्केलर मैग्नीट्यूड,
इसके बाद DRs हो गए, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपकी क्या है, वेक्टर्स बेस्ड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट नंबर 4 आती है, तो इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में दोस्तों अगर आप देखें तो आपको पूरा का पूरा अगेन इंटरमीडिएट लेवल ही देखने को मिलेगा। मेजर एंड डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, सभी दोस्तों ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये आप पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएंस, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सिंपल स्पेस है, इवेंट विद क्लासिकल एम्पिरिक एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, ये सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बेस थ्योरम तक एंड बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा पॉइजन एंड नॉर्मल ये थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं, बाकी देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पूरी 12th लेवल पे ही है। पॉइजन एंड नॉर्मल इसमें थोड़ा ये आपके एक्स्ट्रा है, ठीक। इसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स भी दोस्तों आपका बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल ही है। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसके बाद दोस्तों आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, आप सब दे रखा है कि भाई क्या क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सब आपको दोस्तों दिख रहा है। और इसकी मदद से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस, वो तभी सभी टाइप का आएगा, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं। इसके बाद फिर यूनिट नंबर 5 है, ये आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आप देख सकते हैं कि वही सारी चीज़ें हैं, जैसे आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट ऑफ फंक्शन, सभी चेन रूल है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ई की पावर एक्स, ये सभी दोस्तों आपका है, ठीक है। लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन है, कैसे किया जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, रोलेज एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर है, मैक्सिमम मिनिमम, और उनकी एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस से भी पूरा 12th लेवल बेस है दोस्तों, ऐसी फिर इंटीग्रेशन भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका दोस्तों टोटल आपका 12th लेवल बेस ही है। इंटीग्रेशन है, इसमें जितने भी इंटीग्रेशन के फंडामेंटल रूल्स है वो सभी दोस्तों देखने को मिलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल भी और जो इनडेफिनेट भी है, और साथ साथ एप्लीकेशन भी। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ तक तो आपका 12th लेवल है, फिर इसके बाद यहाँ से आगे तक ये आपका ग्रेजुएट लेवल का हो जाता है। जैसे लैग्रेंज 4-बिट मेथड है, सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे दोस्तों चला जाता है, तो वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक। सो इट इज़ क्लियरली बेस्ड ऑन द 12th लेवल, बट यहाँ पर से अगर आप देखें तो जैसे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, ये भी हम पढ़ते हैं। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन इन ऑप्टिमल इज फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। फिर इसका दोस्तों ये जो सिंप्लेक्स मेथड है, ड्युअलिटी है, ड्युअल सिंप्लेक्स मेथड है, ये आप ग्रेजुएट लेवल पे दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 6 है, तो इसमें दोस्तों आपका थोड़ा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, ये थोड़ा आपका ऊपर लेवल का टॉपिक है, जिसमें आपका वेरिएशन ऑफ फंक्शनल है, यूलर लैग्रेंज थ्योरम है, ये थोड़ा सा दोस्तों आप ग्रेजुएट लेवल पे ऊपर पे, थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएट पे आप इसको पढ़ते हैं। फिर इसके बाद न्यूटन न्यूमेरिकल एनालिसिस है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी दोस्तों वही बेसिक है, और लेकिन ये है ग्रेजुएट लेवल का पूरा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ये दोनों आपके यूनिट 6 आप मान के चलिए ग्रेजुएट लेवल पे पूरा बेस्ड है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन है, मेथड ऑफ इटरेशन है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, दोस्तों आप सभी जाके कहाँ पढ़ते हैं, ये आप ग्रेजुएट लेवल पे दोस्तों पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ी होगी NA, तो ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तक ही आपको दिया हुआ है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये आपको सिलेबस दिखाए, तो ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा लेक्चरर लेवल का सिलेबस है, ठीक। अब लेक्चर लेवल का दोस्तों जो सिलेबस है, ध्यान रखना है कि ये रहेगा 200 मार्क्स का, और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दोस्तों मिलने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें 70% आपका 12th लेवल का रहने वाला है सिलेबस, ओके। और बेसिकली आप 30% आप थोड़ा सा 30% आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें ज़्यादा परसेंटेज ग्रेजुएट ही है, पोस्ट ग्रेजुएट आप ना के बराबर ही मानो, ठीक।
तो ये आपका दोस्तों सिंपल सी बात है, ये आपके मेंस की आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आपने जब दोस्तों मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी तो 70% आपको 12th लेवल का ही पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, आपका 12th लेवल बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई एलटी का एग्जाम नहीं है, ये आपका लेक्चरर का एग्जाम है। तो यहाँ पर आपका 12th लेवल पे मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब कुछ चीज जो आपने समझनी है, देखिए एलटी में भले ही ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न आते हैं, लेकिन उनका जो स्तर होता है वो सामान्य स्तर का होता है। लेकिन जो प्रवक्ता है उसमें भले ही इंटर लेवल के प्रश्न आते हैं, लेकिन उनका स्तर अच्छा होता है। स्तर का मतलब है थोड़ा सा टफ होते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो टफ होते हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लेवल दोस्तों मैथमेटिक्स में अपना बनाना पड़ेगा। लगातार बहुत सारे प्रश्न करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर, वो ये है कि आपको 200 प्रश्न दोस्तों करने हैं, वो भी मात्र 3 घंटे में, जो कि दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए इस समय पर सबसे बड़ा टास्क यही है। लास्ट टाइम कई लोग दोस्तों इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, केवल 4 लोग ही दोस्तों क्वालिफाई कर पाए। देखिए 200 में से आपको क्वालिफाई करने के लिए इसका 40% मार्क्स दोस्तों लाने पड़ेंगे, यानी कि 90 मार्क्स दोस्तों आपको लाने पड़ेंगे। 90 मार्क्स दोस्तों कई लोग नहीं ला पाए थे, ठीक है। और जो क्वालिफाई भी करे उनके भी ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, 90 से जस्ट ऊपर ही थे। तो ये दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 मार्क्स 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। कई लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे। जब दोस्तों आप थोड़ा सा पेपर एक अच्छे लेवल का आपके सामने आएगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे, तो आप 200 में से 90 लाना भी कभी कभार दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैथ्स के स्टूडेंट के लिए समस्या रहती है। आपका दिन बहुत अच्छा होगा तो आप 200 में से 100, 110, 120, 130 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। कम जब क्वेश्चन होते हैं तब आप 100 में से 70 भी ला सकते हो, 100 में से अच्छा दिन रहा हो तो 75 भी ले आओगे, ठीक है ना। लेकिन 200 में से फिर 90 लाना, क्योंकि क्या होता है ना कि उतने ज़्यादा क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकते। इवन मैं तो कहूँगा 100 में से भी 60, 65, 66 नंबर लाना मैथमेटिक्स वाले के लिए एक कहीं ना कहीं टफ टास्क ही रहता है। उतने सारे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन करने हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा मतलब टास्क है। ये वही बच्चे निकालेंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, सब्जेक्ट बहुत अच्छा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार के जो स्टूडेंट थे उन्होंने दोस्तों जो स्ट्रैटेजी रखी थी वो क्या रखी थी कि उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम पर ही सारा फोकस अपना डाल दिया, और स्क्रीनिंग एग्जाम निकालने के बाद दोस्तों जब मेंस एग्जाम आया तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये साफ साफ दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले वाले स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी गलती थी। उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने केवल और केवल स्क्रीनिंग एग्जाम में फोकस किया, मेंस एग्जाम को लेके साथ नहीं चले। क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद दोस्तों आपको हार्डली 3 महीने दोस्तों आपको मिलेंगे मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, और 3 मंथ दोस्तों मेरे हिसाब से उतना टाइम नहीं है। देखिए आपको समझना है कि स्क्रीनिंग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये भी पता नहीं है, श्योरिटी है भी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कह नहीं सकते। ऐसा नहीं कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा फिर उसके बाद आपको ज़्यादा समय मिलेगा। तो बहुत कम समय दोस्तों आपको मिलता है। तो इतने कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना दोस्तों बहुत मुश्किल है। और ये जो सिलेबस है अभी आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है दोस्तों। इसको कवर करने के लिए आपको अभी से ही दोस्तों जुटना पड़ेगा, क्योंकि आपको तैयारी करनी है मैथमेटिक्स लेक्चरर की, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका सब्जेक्ट में आप कितने अच्छे हैं उसी के आधार पर दोस्तों होने वाला है। भले ही आप स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर दें, लेकिन आप मेंस में दोस्तों आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया रणनीति दोस्तों क्या रहनी चाहिए? रणनीति दोस्तों यही रहनी चाहिए कि आप स्क्रीनिंग और मेंस दोनों की प्रिपरेशन दोस्तों अभी से करना शुरू करें। आपको एक टाइम टेबल दोस्तों बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको स्क्रीनिंग भी तैयार करनी पड़ेगी और मेंस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोनों को दोस्तों आपने एक अच्छा वक्त देना पड़ेगा। अभी आप स्क्रीनिंग और मेंस को दोस्तों बराबर वक्त दीजिए। जब आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हो जाएगा तो फिर आप टोटली अपने आप को डेडिकेट कर दीजिएगा मेंस की ओर को,
ठीक है, ये आपके लिए दोस्तों एक बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी दोस्तों हो सकती है, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए ही केवल प्रिपरेशन करना गलत हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम तो निकाल देंगे, उसके बाद आपसे मेंस नहीं निकलेगा। ये बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने आप को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में झोंक चुके होंगे। इसीलिए दोस्तों टाइम टेबल बनाइए, स्क्रीनिंग और मेंस दोनों की साथ साथ प्रिपरेशन करिए। अभी कई सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर पहले हम स्क्रीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद वो निकलेगा, फिर मेंस देखेंगे। तो इतना दोस्तों ये सही नहीं स्ट्रैटेजी है, और ये सही भी नहीं रहेगा। आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं जिसके 3 चरण होते हैं, या 2 या 3 चरण होते हैं, तो आपको दोस्तों सभी चरणों के साथ साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी जाके वो सभी चरण आप क्वालिफाई कर पाते हैं। आप पीसीएस की प्रिपरेशन करें तो आप अगर केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर तैयारी दोगे तो आपसे मेंस कभी नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो आपको थोड़ा मेंस की भी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी प्राइमरी निकलती चली जाती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपको दोनों को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। अभी से ही आपको दोस्तों मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये आपकी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, आपको यहाँ पर 95 प्लस के लिए जाना पड़ेगा। और मेंस में आपको देख सकते हैं कि 200 मार्क्स का पेपर है, तो आपको मिनिमम 90 तो यहाँ पर लाने। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए क्राइटेरिया रहेगा, और ये इतना आसान नहीं है। 200 में से 90 नंबर लाना भी आसान नहीं रहेगा। और लेकिन अब देखा जाए कि अगर देखो कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन वो स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बाहर हो जाते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं केवल जीके जीएस पढ़ते रहते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम तो क्वालिफाई कर देते हैं, फिर वो मैथ्स में बाहर हो जाते हैं। तो ये समस्या रहती है, जिससे कि काफ़ी सारे पद खाली। पिछले बार 32 पोस्ट थी मैथ्स की, उसमें से 4 ही लोग सेलेक्ट हुए, तो बाकी सारी लोग खाली हो गई। तो ऐसा इस बार नहीं हो, तो इसलिए आपको दोस्तों अभी से ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। स्क्रीनिंग और मेंस की आपको दोनों के संग प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप हमारी क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन से दोस्तों जुड़ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इसके मेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो उसको भी उसकी ओर भी जा सकते हैं। और वो कोर्स दोस्तों हमने पॉलिटेक्निक लेक्चरर और जो मैथमेटिक्स लेक्चरर है दोनों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों डिज़ाइन किया है, ताकि आपको दोनों को परचेज ना करना पड़े। कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी सिलेबस चाहिए होता है, साथ ही साथ मैथ्स लेक्चरर का भी चाहिए होता है, लेकिन वे दोनों को अलग अलग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बेस्ट हमने कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया है, जो कि आपको ना केवल मैथमेटिक्स लेक्चरर मेंस, पॉलिटेक्निक लेक्चरर मेंस में भी मदद करेगा। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आप क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत तैयारी करना शुरू कर दीजिए हमारे साथ। और देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि नॉलेज जो भी आप लेंगे वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के संग संग अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है, स्किल्स है दोस्तों बढ़ेगी, आपको अन्य एग्ज़ाम में भी दोस्तों फ़ायदा पहुंचाएगी। जरूरी नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें आपको उसी में ही फ़ायदा मिले उस नॉलेज का, वो आपको दूसरे एग्ज़ामों में भी फ़ायदा पहुँचा सकती है। कभी कभार क्या होता है कि आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो प्रिपरेशन आपकी उस एग्ज़ाम में काम ना आके दूसरे एग्ज़ाम में काम आती है। तो इसलिए कभी भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। तो जिन लोगों का IIT एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, वे निराश ना हो, वे लोग यहाँ से एक बहुत अच्छा स्टेप लेके एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।